Hello everyone, welcome to lecture 8 of molecular basis of inheritance. लास्ट क्लास में हमने ऑपेरॉन तक पढ़ लिया था। आज हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो वी विल कवर दिस टॉपिक डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को HGP भी कहा जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन मोटिव ये था कि भाई जो हमारे बेस पेयर्स हैं, यानी कि अगर हमारे हैप्लॉइड कंटेंट में देखें तो 3 × 10⁹ बेस पेयर है, और ये बेस पेयर डीएनए पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स पे हैं। तो इन बेसिस की, हर क्रोमोसोम पे इन बेसिस की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, जैसे क्रोमोसोम 1 पे किस सीक्वेंस में बेसिस अरेंज्ड है, ATTGC वॉट एवर इट इज, क्रोमोसोम 2 पे क्या सीक्वेंस है, 3 पे क्या सीक्वेंस है, और कौन सी सीक्वेंस किस प्रोटीन को कोड करती है और किस करेक्टर को कंट्रोल करती है। तो बेसिकली ये एक तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। अगर कोई दो इंडिविजुअल डिफर है तो उनकी डीएनए सीक्वेंस भी कुछ जगहों पर डिफरेंट होगी। इन एजम्पशंस ने एक क्यूरियोसिटी पैदा की टू फाइंड आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। विद द एस्टैब्लिशमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग काफी एडवांस हो गई थी, तो हमें लगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स फॉर डिटर्मिनिंग डीएनए सीक्वेंस, एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ इन द ईयर 1990। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1990। एंड इट इज अ 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट जो हम आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। क्यों मेगा प्रोजेक्ट कहा गया? क्योंकि एक तो देखो 3 × 10⁹ बेस पेयर को प्रिसीजन से ऐसे सीक्वेंस करना एक बहुत बड़ी टास्क थी। एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की कॉस्ट आ रही थी $3, तो 3 × 10⁹ बेस पेयर को सीक्वेंस करने की कॉस्ट आ रही थी लगभग $9 बिलियन। और इसे सीक्वेंस करके जो हमें इंफॉर्मेशन, अगर हम इसे बुक्स में स्टोर करते तो हमें 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। ईच बुक शुड हैव 1000 पेजेस एंड ईच पेज शुड हैव 1000 वर्ड्स। तो यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी एक मेजर टास्क थी। देखो 1990s के टाइम ना, ऐसे हमारे पास 1 TB की हार्ड डिस्क इतनी सी, पेन ड्राइव्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पे डेटा स्टोरेज एक बड़ा इशू था। द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जो हमें जनरेट किया है, इट ऑल्सो नेसेसिटेट द यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो डेटा स्टोरेज के लिए भी हमें हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट थी। HGP was closely associated with rapid development of new area in biology called bioinformatics. HGP एक नया एरिया डेवलप था, बायोलॉजी का डेवलप हो रहा था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस साइंस। फिर बात आती है गोल्स ऑफ HGP। देखो बोर्ड्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि गोल्स ऑफ HGP क्या थे, या व्हाई HGP इज नॉन एज द मेगा प्रोजेक्ट एंड ऑल। नीट के अंदर आएगा, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को मिलेंगे। तो गोल्स देखिए कि भाई सभी 20 से 25,000 जीन को अप्रोक्सीमेटली पता लगाना, उनका फंक्शन पता लगाना, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स की सीक्वेंस का पता लगाना, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बेटर टूल्स डेवलप करना डेटा एनालिसिस के लिए, और जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उस इंफॉर्मेशन को बाकी सेक्टर्स के अंदर, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, तो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, और इसके साथ साथ जो भी एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज अराइज हो रहे थे उन सबको भी डील करना। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ HGP। HGP एक 13 ईयर प्रोजेक्ट था। इसे स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट किया था US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट UK का वेलकम ट्रस्ट है, वो भी इसका मेजर पार्टनर बना। लेटर ऑन दिस प्रोजेक्ट गॉट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स।
इस प्रोजेक्ट को 2003 में कंप्लीट किया गया, लेकिन क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा था। क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग 2003 में कंप्लीट नहीं हुई थी। बहुत सारी नॉलेज हमें मिली कि भाई डीएनए में यहाँ चेंज होने से ये डिसऑर्डर आ रहा है, डीएनए में अगर ये चेंज हो रहा है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज होता है, इस चीज़ को हम स्टेम सेल थेरेपी या व्हाटएवर हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली, जिस वजह से एक रेवोल्यूशन आया डिजीज को डायग्नोसिस और प्रिवेंट या ट्रीट करने की फील्ड में। ह्यूमंस के साथ साथ हमने कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी मैप किया, उसका भी हमने जीनोम सीक्वेंस किया और हमने ये देखा कि हम और दूसरे ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पे सिमिलर हैं और वो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे काम आ सकते हैं। क्या हम अपनी कोई जीन का प्रोडक्ट उनसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने इंसुलिन भी बैक्टीरिया से जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनानी शुरू की। So beside providing clues, understanding the human biology, learning about non-human organism DNA sequence, it leads to understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in human health care. एग्रीकल्चर में भी जैसे बीटी कॉटन, हमने बैक्टीरिया से बैसिलस thuringiensis की सीक्वेंस उठाई और कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस करी, तो दैट इज रेजिस्टेंट टू द बटरफ्लाई कैटरपिलर्स नाउ। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट, सिनोरैबिडिस एलिगेंस, ड्रोसोफिला, कुछ प्लांट्स जैसे राइस एटसेट्रा हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड। नाउ व्हाट आर द मेथडोलॉजीज adopted in the Human Genome Project? Human Genome Project में basically 2 methodologies adopt की गई। One is sequence annotation and another one is expressed sequence tags. Sequence annotation में क्या किया गया कि भाई सारी जीनोम को सीक्वेंस करो। मान लो हमने कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, किसी को क्रोमोसोम 1 सीक्वेंस करना दिया, किसी को 2, किसी को 3, इस तरीके से अलग अलग टीम्स को अलग अलग क्रोमोसोम दिए। तो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट होके पूरे क्रोमोसोम को एंड तक सीक्वेंस करना, चाहे उसमें एक्सोन्स हैं, चाहे उसमें इंट्रॉन्स हैं, चाहे वो किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है, चाहे वो प्रोटीन किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है, सारा सीक्वेंस करना, दिस इज सीक्वेंस एनोटेशन। सेकेंड वन इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। Second one is expressed sequence tags। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स के अंदर क्या था कि भाई सबसे पहले जो डीएनए हमें सीक्वेंस करने को मिला है, इस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे और बनेगा एचएनआरएनए। इस एचएनआरएनए के अंदर होंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस और बनेगा एमआरएनए। इस एमआरएनए में इंट्रॉन्स नहीं होंगे। इस एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से डीएनए में कन्वर्ट करेंगे और ये डीएनए बनेगा सीडीएनए। बच्चों, सीडीएनए स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे। फायदा ये कि इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में इंट्रॉन्स नहीं होंगे, लैक्स इंट्रॉन्स, क्योंकि ये हमने एमआरएनए से तैयार किया है और एमआरएनए में तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग से रिमूव हो जाती है पहले। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को सीक्वेंस करने का फायदा ये है कि इसमें हमें अनवांटेड इंट्रॉन्स को सीक्वेंस नहीं करना पड़ेगा। सो दीज आर द 2 मेथड्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो मेथोडोलॉजी, अगर सारा जीनोम सीक्वेंस करें तो सीक्वेंस एनोटेशन, सिर्फ वही पार्ट सीक्वेंस करें जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए एंड देन प्रोटीन्स, तब हम उसे क्या बोलेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन। द मेथड इन्वॉल्व 2 मेजर अप्रोचेस। One approach focused on identifying all the genes that are expressed as RNA. उन genes को sequence करना which is expressing themselves in the form of RNA, that is expressed sequence tag. Other is the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contain all the coding or non-coding sequences and later assigning different regions in the sequence with function. This is known as sequence annotation.
सीक्वेंसिंग के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले सीक्वेंसिंग के लिए हम टोटल डीएनए सेल से रिमूव करते हैं। उस डीएनए को छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में काटते हैं यूजिंग द वेरियस एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियसेस एंड देन क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट। सुटेबल होस्ट में क्लोन इसलिए करते हैं ताकि हमें मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाएं सेम सेट की, और उस मल्टीपल कॉपीज को हम 2, 3, 4 टाइम सीक्वेंस करेंगे ताकि हमारा अगर सारा रिजल्ट सिमिलर आ रहा है तो मतलब प्रिसीजन से पता लगा सके कि हाँ यही इसकी एग्जैक्ट सीक्वेंस है। एंड क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। द क्लोनिंग की वजह से यानी डीएनए की सेगमेंट एम्प्लीफिकेशन का मतलब बहुत सारी कॉपीज हमें मिल रही हैं, सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड विद ईज। मोस्ट कॉमन वेक्टर्स हम यूज करते हैं, दैट इज बैक्टीरिया एंड यीस्ट। इसीलिए बैक्टीरिया जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं वो उसे कहा जाएगा बैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और जो यीस्ट यूज किया जाएगा उसे हम कहेंगे यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फ्रेगमेंट्स को फिर हम सीक्वेंस करेंगे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स की मदद से, और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स हैं वो काम कर रहे हैं एक प्रिंसिपल पे जो डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर ने। फ्रेडरिक सेंगर ने डीएनए को सीक्वेंस करने का एज वेल एज प्रोटीन को सीक्वेंस करने का, यानी प्रोटीन के अंदर कौन सी अमीनो एसिड्स हैं, इन दोनों को सीक्वेंस करने के लिए प्रिंसिपल पे काम किया था। तो याद रखोगे, रिमेंबर सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। कई बार स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी कि फ्रेडरिक सेंगर ने सिर्फ डीएनए सीक्वेंस को डेवलप करने का या डीएनए सीक्वेंस को पता लगाने का प्रिंसिपल दिया था। नो, इसने डीएनए के साथ साथ प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस को डेवलप करने का भी मेथड बताया था। उन सीक्वेंसेस को हम ओवरलैपिंग रीजन्स की बेसिस पर अरेंज कर देंगे कि क्रोमोसोम 1 में पहले ये सीक्वेंस है, फिर ये है, फिर ये है, बिकॉज हमने मल्टीपल फ्रेगमेंट्स काटे हैं। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट, देन सेकेंड फ्रेगमेंट, देन थर्ड फ्रेगमेंट के सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इन्हें अलाइन करना, तो इसीलिए हमने स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स डेवलप किए ताकि हम अपने अपनी फ्रेगमेंट्स की डेटा उसमें कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स में फीड करने के बाद वो जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है उन्हें ऑटोमेटिकली फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दे। The sequence of chromosome 1 was completed in May 2006. सारे क्रोमोसोम की सीक्वेंस कंप्लीट हो गई थी 2003 में, बट क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा था, इसलिए क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंस कंप्लीट हुई थी 2006 में। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम। 24 क्यों बोला? क्योंकि 22 1X and 1Y to be sequenced. अनदर चैलेंजिंग टास्क ये था कि भाई असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन जीनोम। इसको जनरेट किया गया यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज की गई जो डीएनए को अलग अलग जगह से काट रही थी। तो उसके बेसिस पर हमने सम रिपीटेटिव सीक्वेंस नॉन एज माइक्रोसैटेलाइट्स वगैरह हमें पता लगाई। जी, माइक्रोसैटेलाइट्स या सैटेलाइट डीएनए क्या है, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ फीचर्स आए। इन फीचर्स की एक एक लाइन, एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेना। कई बार हम एक डेटा सोचते हैं कि डेटा थोड़ी ना आएगा, तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, जैसे कि पिछले 2-3 सालों से नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो और अगर वो हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते, सिर्फ हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार पढ़ लेते ना, थोड़ा सा था तो कुछ ऐसा ही डेटा 3164.5 था या 7 था, तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम में हमें पता लगा 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स हैं। एवरेज जीन में 3000 बेसेस हैं, बट ये वरी करता है ग्रेटली। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोफिन, जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस हैं, एंड डिस्ट्रोफिन जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम X। देखो, लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? X। लार्जेस्ट जीन कौन सी है? डिस्ट्रोफिन। सॉरी, लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? 1। लार्जेस्ट जीन कौन सी है? डिस्ट्रोफिन। और लार्जेस्ट जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? X। टोटल नंबर ऑफ जीन पता लगा 30,000 थी, जो कि हम पहले सोच रहे थे कि 80,000 या 1,40,000 होगी। ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ह्यूमंस। हम सब में, ह्यूमंस में 99.9 बेसिस की सीक्वेंस बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ 0.1% डिफर होता है, और वही 0.1% बेसिस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का।
लगभग 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स के फंक्शन हमें आज भी नहीं पता है। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स। रिपीटेड सीक्वेंस बहुत बड़ा पार्ट बनाता है ह्यूमन जीनोम का। रिपीटेड सीक्वेंस वो होती हैं डीएनए सीक्वेंस जहां पे सेम चीज मल्टीपल टाइम 100 या 1000 टाइम रिपीट हो रही हो। जनरली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस इंट्रॉन्स होते हैं, उनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता, बट उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज्यादा जीन है 2968। क्रोमोसोम Y के पास सबसे कम जीन है और क्रोमोसोम Y पे सबसे छोटी जीन भी है, दैट इज TDF जीन। तो स्मॉलेस्ट जीन इज TDF। इसे SRY सेक्स रिप्रेजेंटिंग Y क्रोमोसोम भी कहा जाता है, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर भी कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम Y। ठीक है, साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस पता लगाई हैं जहां पे ह्यूमन हम सब में किसी एक बेस पेयर में डिफरेंस है। इन्हें हम SNPs भी कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये इंफॉर्मेशन हमें आगे चल के हेल्प करती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी, डिजीज वगैरह में भी। जैसा कि हमने वहां पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया में, सिर्फ एक बेस पेयर में डिफरेंस आने की वजह से नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बजाय, नॉर्मल आरबीसीज बनने की बजाय सिकल शेप ऑफ आरबीसीज हो जाती हैं। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। फ्यूचर चैलेंजेस हमारे पास ये हैं कि जो हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है उसका डिराइविंग द मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस, इट विल डिफाइन द रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी इस नॉलेज से हम आगे चल के कोई वैक्सीन्स और प्रिवेंट कुछ जेनेटिक डिजीज को प्रिवेंट या क्योर करना या इन सब चीजों में हम, और जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे यूज किए जा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस एज वेल एज फ्यूचर चैलेंजेस। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ डीएनए जीनोम प्रोजेक्ट और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थैंक यू सो मच। इफ यू हैविंग एनी डाउट्स प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।